नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, यानी कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते होंगे कि मध्य प्रदेश में आज खास क्या रहा है, बड़ी खबरें क्या रही। तो हर एक खबर आपको दिखाएंगे पूरे अपडेट के साथ। सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, गर्ल्स हॉस्टल में गुनाह की। तो इंदौर में चोरल के एक आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल में गुनाह का बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि हॉस्टल वार्डन शिल्पा गौड़ पुरुषों को हॉस्टल में एंट्री देती थी और उनके साथ बैठकर शराब पीती थी। दरअसल सोशल मीडिया पर 9 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वार्डन शिल्पा गौड़ पर संगीन आरोप लगे थे। बताया जा रहा है कि छात्रावास में जब भी किसी पुरुष की एंट्री होती थी उस दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते थे। ये भी आरोप लगाए गए हैं कि वार्डन शिल्पा गौड़ अक्सर एक लड़की को अपने साथ बाहर लेकर जाती थी। इस हॉस्टल में 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक की छात्राएं रहती हैं। कलेक्टर ने इस मामले की जांच के लिए 8 महिला अधिकारियों की टीम गठित की है। अब टीम के अधिकारी सभी छात्रावास का निरीक्षण करेंगे और छात्रावास की बच्चियों से अलग अलग ग्रुप में चर्चा होगी। वहीं आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने आरोपी वार्डन को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस मामले में जिसकी भी संलिप्तता होगी उनको बख्शा नहीं जाएगा। सस्पेंशन मैंने कल ही करवाया है और सस्पेंशन कोई सजा नहीं है। इसकी हम टीम भेज के जांच कराएंगे और अगर ज़रूरत हुई तो हम FIR भी कराएंगे। 7 दिन के अंदर हम कमेटी की रिपोर्ट देना है। एक संपूर्ण रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को दे देंगे ताकि आदिवासी बच्चे, ST SC बच्चे और पिछड़े वर्ग के बच्चे की छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति में समरूपता हो। और रवि हेमरा सिसोदिया इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, ये तो हद है लापरवाही की। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, हमने देखा था कि किस तरह आश्रम में इतनी लापरवाही कि कई बच्चों की मौत हो गई थी, और अब दूसरे हॉस्टल में इतनी लापरवाही कि वहां की वार्डन शराब पीती है, बाहर से लड़कों को बुलवाती है, और जब महिला बाहर जाती है, वार्डन बाहर जाती है, तो एक बच्ची को भी अपने साथ ले जाती है। जहां पर बच्चियों को पढ़ना है, रहना है, खाना है, अपना भविष्य संवारना है, वहां पर उनका भविष्य गर्त में जा रहा है। और अब सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि समय रहते ही तमाम जिस तरह की जो ये हॉस्टल रहते हैं उनकी जांच क्यों नहीं होती है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है किस तरीके से छात्राओं ने पूरे बात का विरोध किया और उसके बाद ये बात सामने आई, तो उससे एक बात तय हो गई कि कहीं ना कहीं छात्रा पूरा इसको चल रहा है। खाने में नशीली दवाइयाँ मिलाई जाती थी। जो छात्रावास की वार्डन थी वो अपने दोस्तों को यहाँ पर बुलाती थी, देर रात उनके साथ शराबखोरी करती थी, और कहीं ना कहीं जो छात्रा हैं उनके खाने में नशीली दवाई मिलाने के बाद में उनके अन्य साथियों को भी वह छात्रावास में लेकर आती थी। ऐसे कई सारे गंभीर आरोप फिलहाल लगे हैं। जितने भी छात्रावास की जितनी भी छात्राएं हैं उनके लिए उनसे सबसे अलग पृथक तरीके से बात करने के लिए एक महिला अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है जो इन सभी छात्राओं से बात करेगी। इनके पूरे बयान जो हैं वो दर्ज किए जाएंगे। और लेकिन फिलहाल जो इस आदिवासी छात्रावास के जो वार्डन है उसको जरूर निलंबित कर दिया गया है, लेकिन काफ़ी सारे गंभीर आरोप जो हैं वो लगे हुए हैं कि जिस तरीके से वार्डन शराब पीती थी, अपने साथियों को देर रात तक बुलाती थी, अपने साथ में छात्राओं को लेकर बाहर जाती थी, तो किस प्रकार की गतिविधियां हैं ये जो छात्रावास में, जो कि महू का चोरल के आदिवासी छात्रावास यहाँ पर संचालित हो रहा था। और ऐसे में इतने बड़े गंभीर आरोप लगने के बाद में फिलहाल सिर्फ निलंबन की कार्रवाई उसके खिलाफ की गई है। जांच टीम जरूर कलेक्टर ने गठित कर दी गई है, लेकिन जो छात्राएं आरोप लगा रही हैं उसके हिसाब से जो मौके पर चीज़ें हैं वो कुछ चीज़ें वैसी सही पाई गई हैं। जैसे कि CCTV का आरोप लगाया गया है कि CCTV समय समय पर बंद कर दिए जाते थे, तो पर्टिकुलर टाइम की जो रिकॉर्डिंग है वो वहाँ से गायब है। CCTV खराब स्थिति में वहाँ पर पड़े हुए हैं, और साथ ही कोई भी अंदर आने के पहले कोई भी सिक्योरिटी गार्ड या इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं छात्रावास में नहीं पाई गई हैं। तो फिलहाल एक बड़ा आरोप यहाँ पर छात्राओं ने लगाया है कलेक्टर के समक्ष। कलेक्टर ने इस पूरे मामले में एक टीम गठित कर दी है। अब टीम इस पूरे मामले में जांच करेगी और एक विस्तृत जांच रिपोर्ट पहुँचाएगी। हालांकि इस मामले की जो मंत्री है विजय शाह, उन्होंने भले ही निलंबन की कार्रवाई कलेक्टर को कही हो, कलेक्टर ने उसे निलंबित भी कर दिया हो, लेकिन इस बात का पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर
पर छात्राओं की स्थिति पिछले 6 से 7 महीनों में क्या रही है, उन्हें बाहर कहाँ कहाँ ले जाया गया है, और अगर हॉस्टल के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति आया है तो क्या उसकी एंट्री रही है, वो कितनी देर हॉस्टल के अंदर रहा है, और छात्राओं ने कब से इसका विद्रोह शुरू किया, इसका विरोध शुरू किया। और आज तो बड़ा सवाल है कि देखिए इस हॉस्टल की जिम्मेदारी उस हॉस्टल वार्डन के ऊपर थी। वो लड़कों को बुलाती थी, शराब पीती थी, और ये भी सामने आया जैसा कि आप बता रहे हैं कि छात्रों के खाने में कुछ नशीली दवाइयां भी मिलाती थी और फिर लड़कियों को बाहर लेकर जाती थी। क्या कुछ शोषण की भी बातें सामने आई हैं? अब बच्चों से कब बातचीत की जाएगी, कब टीम वहां पर पहुंचेगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी छात्राएं वहां पर पढ़ रही हैं उन्हें सामने इसलिए भी नहीं लाया जा सकता है क्योंकि अभी फ़िलहाल ये स्थिति बहुत साफ़ करना ज़रूरी है कि क्या उन बच्चियों के साथ वहाँ पर शोषण हुआ है, और अगर शोषण हुआ है तो उन्हें पब्लिकली सामने नहीं लाया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि फ़िलहाल जो कलेक्टर ने टीम गठित की है उसमें एसडीएम रैंक के अधिकारी हैं, महिला अधिकारी है, महिला बाल आयोग के अधिकारी हैं। ये सब जो हैं फ़िलहाल इन सब बच्चियों के पृथक तौर पर बयान दर्ज करेंगे, उन्हें समझाया जाएगा कि किसी प्रकार का कोई दबाव प्रभाव उन पर नहीं डाला जाएगा, उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और उनसे बाकायदा ये स्टेटमेंट लिए जाएंगे। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं किसी बच्चे के साथ कोई शोषण हुआ हो, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां अभी फिलहाल निकल कर आई हैं, जो छात्राएं आरोप लगा रही हैं, काफ़ी गंभीर आरोप लगा रही हैं कि उनके खाने में नशीली दवाई मिलाई जाती थी। छात्रावास की जो वार्डन है उसके जो दोस्त हैं वो देर रात तक अंदर आते थे, वो खुद बैठकर शराबखोरी करती थी। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि छात्रों के खाने में नशीली दवाएं क्यों मिलाई जाती थी, और मिलाई जाती थी तो उसके बाद में अगर और रवि ये कोई पहला हॉस्टल नहीं है जो सवालों के घेरे में है। मध्य प्रदेश के कई हॉस्टल से इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागता है, कार्रवाई नहीं होती है, ठीक समय पर निरीक्षण नहीं होता है, और यही वजह है कि हॉस्टल्स के हालात बद से बदतर हैं। देखते हैं इंदौर मामले में आगे क्या और कुछ खुलासे होते हैं, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। और अब बात एक किसान के उस दर्द की जिसमें 14 सालों का इंतजार है, देखिए। भले मेरी सुनवाई तुम्हारी चौखट पर नहीं, लेकिन मेरी हड्डियों में जान बाकी है। मेरे सब्र का इम्तिहान बरसों का है और मेरे दर्द का इंसाफ अभी बाकी है। ये सिर्फ तस्वीर नहीं, दर्द है बरसों का। पूरे 14 बरस का इंतजार भी है इस दर्द में, और उम्मीद जब पूरी नहीं हुई तो देखिए सिस्टम पर 100 सवाल उठाती ये तस्वीर कह रही है कि सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरी हड्डियों में जान अभी बाकी है। तो मंदसौर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान लौटते हुए जिस बुजुर्ग को आपने देखा वो 65 साल के किसान शंकर लाल पाटीदार हैं। 14 सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, 25 बार आवेदन लगा चुके हैं, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। मामला जमीन हड़पने का है। जिले के साकतली गांव के रहने वाले शंकर लाल की करीब 9 बीघा जमीन सीतामऊ तहसील के सुरखेड़ा गांव में है। इनका आरोप है कि उनकी जमीन धोखे से कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ बाबू देशमुख ने अपने बेटे अश्विनी देशमुख के नाम करा ली है, जिसके लिए वो साल 2010 से लड़ाई लड़ रहे हैं। बुजुर्ग का कहना है कि इस बार जमीन पर वो सालों से खेती करते आए हैं। अब जिन लोगों ने छल कपट कर उनकी जमीन अपने नाम करवा ली है, अब वो गुंडे और बदमाशों के जरिए जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है, गुंडों को उनको पहुंच करके गुंडे धमकियां देते हैं, जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इनके डर की वजह से शंकर लाल रात भर सो नहीं पाते। बुजुर्ग ने अपनी हत्या की आशंका भी जताई है। जानकारी के मुताबिक सीतामऊ तहसील प्रशासन का कहना है कि शंकर लाल की जमीन पर माफिया का कब्जा किए जाने जैसी कोई घटना फिलहाल सामने नहीं आई है। पारिवारिक विवाद है और दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं। आगे जांच की बात भी कही जा रही है। इधर अशोकनगर जिले में डाक से चिट्ठी भेजकर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पत्र मिलने के बाद महिला ने देहात थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तलाक की वजह क्या थी, देखिए रिपोर्ट में। अशोकनगर जिले में डाक से चिट्ठी भेजकर 3 तलाक देने का अनोखा मामला सामने आया है। पति ने मायके में रह रही पत्नी को तलाक दे दिया। महिला ने पत्र मिलने के 2 दिन बाद मंगलवार देर शाम देहात थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। मेरे पति ने मुझे तलाक दिया। कैसे दिया? पोस्ट ऑफिस द्वारा आया था परसों। मेरे सास ससुर, मेरे पति और देवर ये सब बहुत परेशान करते थे। उनने बाय पोस्ट इनको एक तलाकनामा भेजा है
जिस पर से ये उपरोक्त मामला अपना मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत 2019 के तहत में ये अपराध पाया गया है। बता दें कि देहात थाना क्षेत्र के महाना गांव निवासी साहिबा का निकाह शिवपुरी जिले के कोलारस निवासी आदिल खान के साथ हुआ था। साहिबा के पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दिया था। इसके बावजूद ससुराल वालों ने उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया। अब मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्रेक के बाद स्वागत है। इंदौर का रुख करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में कल फायरिंग के मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट हम आपको बता दें। एक सीसीटीवी फुटेज आया है जिसमें फायरिंग करते हुए आरोपी कैद हुआ है। आरोपी सर्विस राइफल लेकर अंदर घुसता है, धमकाता हुआ नजर आ रहा है। अरुण कुमार राठौर इसका नाम सामने आया है। आपको बता दें कल बैंक से इसने 6.5 लाख रुपए लूटे थे और अब ये सीसीटीवी फुटेज बैंक के अंदर का आप देखिए आपको बिल्कुल फिल्मी सीन लग रहा होगा, लेकिन ये असल में कल इंदौर में हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक में ये आरोपी घुसता है और उसके बाद आप देखिए एक एक करके सबको बाहर निकलने के लिए कहता है। रेनकोट पहने हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं और उसके बाद इसके हाथ में बाकायदा एक बंदूक भी है। जाहिर सी बात है जो भी इसे देखेगा वो डरा, वहां से भागा और फिर बंदूक के निशाने पर इसने 6.5 लाख रुपए लेकर वहां से फरार हो गया। इसने हवाई फायर भी किया है। रवि हेमरा सिसोदिया भी जुड़ चुका है। रवि, ये तस्वीरें बिल्कुल फिल्मी दिख रही हैं कि आप देखिए किस तरह से वो अंदर घुसता है, हवाई फायर करता है, एक एक करके सबको बाहर निकालता है और फिर उसके बाद पूरी वारदात को अंजाम देके फरार हो जाता है। समझा जा सकता है पूरी सोची समझी साजिश। इसको ये भी पता है कि बैंक में कोई गार्ड नहीं है तो कब जाकर के वारदात को अंजाम देना है और बैंक की भी लापरवाही कहीं ना कहीं इसमें तो है। रवि, बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि बैंक की लापरवाही है, क्योंकि कल हमने जब बैंक मैनेजर से इस मामले में बात करना चाही थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बैंक की पॉलिसी में ही नहीं है सिक्योरिटी गार्ड रखना। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि बैंक के अंदर जो बैंक कर्मी है और उस समय पर मौजूद जो वहां के बैंक के जो कस्टमर है उनकी जान कितनी जोखिम में थी। यानी कि उस समय पर जब उसने एक फायर किया और अगर वो पब्लिक पर फायर करता तो कितने लोगों की जान जो है वो जोखिम में आ सकती थी। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से बैंक के अंदर वो दाखिल हो रहा है। उसने पूरा अपना फेस जो है कवर करके रखा हुआ, रेनकोट पहना हुआ है, सभी लोगों को बाहर निकलने के लिए वो कह रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जब अंदर वो आया तो सबसे पहले उसको पता था कि बैंक के किस कोने में कौन सी पोजीशन, यानी कि कौन क्या ऑपरेट करता है। तो सबसे पहले जाते से उसने कैशियर के ऊपर बंदूक तानी है और उसे पूरा कैश निकालने के लिए कहता है और राइट साइड में जितने भी लोग हैं सबको पहले वार्निंग दे देता है कि यदि किसी ने भी फोन करने की या किसी को भी कुछ कहने की, फोन लगाने की या अलार्म बजाने की कोशिश की तो वो तुरंत गोली मार देगा। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि मेन रोड पर ये जो बैंक है ये मौजूद है, स्कीम नंबर 54 का ये पंजाब नेशनल बैंक है। और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जब हमने बैंक के कर्मचारियों से बात की तो उनका कहना था कि एक पल के लिए उनकी सांसें थम गई थी, क्योंकि जिस तरीके से वो बंदूक लेकर अंदर आया और उसने धमकी दी उसके बाद उन्हें बहुत अलग अलग तरीके से ख्यालात आने लगे थे, क्योंकि इस प्रकार के घटनाक्रम में कुछ भी हो सकता था। लेकिन उसने पैसे लिए और पैसे लेकर वो तुरंत फरार हो गया। 4 मिनट की ये पूरी घटना रही है। 4 मिनट के अंतराल में वो अंदर दाखिल होता है, फायर करता है, कैशियर से पैसे लेता है, बाहर आकर बाइक पर बैठकर रवाना हो जाता है। तो इस प्रकार की जो पूरी घटनाक्रम में आप देख रहे हैं साफ तौर पर सीसीटीवी में कि किस तरीके से इसने न केवल अपनी राइफल का उपयोग किया और बाकी कैश वहां से कैश लिया और कैश लेकर वहां से फरार हो गया। बिल्कुल रवि, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने प्रत्यक्षदर्शियों से वहां पर बात की है कि कितना वो डरे सहमे रहे होंगे। बिल्कुल, और देखिए उसके बाद बैंक यहाँ पर ये बता रहा है कि उनके बैंक में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि गार्ड रखा जाए। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये लापरवाही है। अब देखते हैं कब तक आरोपी तक पुलिस पहुंच पाती है। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमरबानी हमरगोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।